नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान गौरी देवी, राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर। और हम अध्ययन कर रहे थे साम्यवादी खेमे के विघटन का। और इस वीडियो में हम जानेंगे सोवियत संघ के विघटन के बारे में, यानी डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप एक साम्यवादी देश अस्तित्व में आता है जिसे हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। सोवियत संघ का औपचारिक नाम था यूएसएसआर, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 15 संघीय गणराज्यों का एक विशाल संघ था जिसमें रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवो, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान जैसे देश सम्मिलित थे, जिसने अपनी विशालता और वैचारिक कठोरता से संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया तथा मार्क्सवादी लेनिनवादी चिंतन के अनुरूप समस्त विश्व को प्रभावित करने का प्रयास किया। 1921 में लेनिन ने सोवियत संघ के लिए एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसके अंतर्गत एक ओर तो रूस में उत्पादन और वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व स्थापित करने के प्रयास हुए, तो दूसरी तरफ जन स्वतंत्रताओं के साथ खिलवाड़ किया गया। स्टालिन के शासनकाल में लेनिन के लोकतांत्रिक प्रजातंत्र की अवधारणा सिर्फ केंद्रवाद बनकर रह गई और रूसी अधिनायकवाद अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। 1956 में क्रुश्चेव और 1964 में ब्रेज़नेव साम्यवादी पार्टी के महामंत्री बने और इनके शासनकाल में भी रूसी अधिनायकवाद का अस्तित्व बना रहा तथा जनता और प्रेस की स्वतंत्रता और अधिकार सीमित रहे। रूस का औद्योगिक ढांचा देश की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में असमर्थ हो गया था। 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचोव राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति के आधार पर रूस को इस विषम परिस्थिति से उभारने की प्रक्रिया शुरू की। एक साम्यवादी देश के रूप में दुराग्रहता के कारण इस देश की कुछ आधारभूत त्रुटियां या कमजोरियां रही, जिनके कारण 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। 20वीं सदी के इतिहास को, अर्थव्यवस्था को, विचारधारा को, तकनीक को प्रभावित करने वाला सोवियत संघ किस तरह से विघटित हो गया, ये बहुत आश्चर्यजनक बात मानी गई। ये एक ऐसा साम्राज्य था जिसने हिटलर को परास्त किया, जिसने अमेरिका के साथ शीत युद्ध किया और परमाणु होड़ में हिस्सा लिया, साथ ही वियतनाम और क्यूबा की क्रांतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोवियत संघ के पतन के बहुत से कारण हैं, जिनमें सबसे पहला कारण है लोकतांत्रिक मूल्यों की उपेक्षा, यानी रिजेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। नागरिक स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार वे लोकतांत्रिक मूल्य हैं जो किसी भी राष्ट्र को स्थायित्व एवं गतिशीलता प्रदान करते हैं। यदि हम विश्व इतिहास पर नज़र डालें तो हम ये पाएंगे कि इन मूल्यों के कारण ही पूंजीवादी उदारवादी प्रणाली अपनी अंतर्निहित बुराइयों के बावजूद आज भी कायम है। लेकिन सोवियत संघ ने इन तथ्यों को नज़रअंदाज किया और साम्यवाद एवं लोकतंत्र को परस्पर विरोधी मानते हुए प्रजा के सामने हमेशा ये विकल्प रखा कि वे रोटी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में से किसी एक को चुन ले। सोवियत संघ में गोर्बाचेव के शासन के पूर्व तक, चाहे वो लेनिन का शासन रहा हो या स्टालिन का या क्रुश्चेव का शासनकाल रहा हो या ब्रेज़नेव का, साम्यवादी दल की तानाशाही बनी रही और जनता एवं प्रेस की स्वतंत्रता और अधिकार प्रतिबंधित रहे। स्टालिन के समय में तो सुप्रीम सोवियत, यानी जो वहाँ की संसद थी, प्रेसिडियम, वहाँ की कार्यपालिका और मंत्रिमंडल सभी स्टालिन के फैसलों पर सिर्फ हाँ भरने वाली संस्थाएं बनकर रह गई थी। इस प्रकार सोवियत संघ में दमन की प्रणाली को संस्थागत रूप दे दिया गया था
और साम्यवादी दल की आलोचना को समाजवाद का विरोध समझा जाने लगा। स्टालिन के समय से ही राजनीति, अर्थव्यवस्था और आम जीवन पर पार्टी का नियंत्रण होता चला गया। विरोधियों को गुलग भेजा जाने लगा। गुलग ऐसी जगह थी जहां लोगों को यातनाएं दी जाती थी और लाखों लोग गुलग में मारे गए। स्टालिन की मृत्यु के पश्चात अधिनायकवाद की नीति में कुछ परिवर्तन तो आए, पर रूसी राजनीतिक सत्ता राजनीतिक बहुलवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों को स्वीकार न कर सकी। सोवियत संघ के पतन का दूसरा कारण है आर्थिक कारक, यानी इकोनॉमिक फैक्टर। सोवियत संघ की आर्थिक मुश्किलों ने भी उसके विखंडन को प्रोत्साहित किया। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोवियत संघ की 3 महत्वपूर्ण दिक्कतें रहीं। पहली, रूस में आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग केंद्र द्वारा निर्देशित एवं नियंत्रित थी। उपभोक्ताओं की ज़रूरत पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था और वस्तुओं की कीमत मांग और पूर्ति की स्थिति पर ध्यान दिए बगैर ही तय कर दी जाती थी। दूसरी थी, भारी उद्योगों पर बल देने के कारण देश उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बहुत पीछे रह गया था और धीरे धीरे ये समस्या गंभीर होती जा रही थी। और तीसरा, कृषि और उद्योगों का प्रबंध कम कुशल लोगों के हाथों में था और सरकार सभी प्रकार के व्यवसायों के संचालन में असमर्थ रही। गोर्बाचेव ने आर्थिक क्षेत्र में सुधार की दिशा में कुछ कदम तो उठाए, किंतु वे अपने प्रयासों से कट्टर साम्यवादी तंत्र के कारण सफल ना हो सके। इस तरह रूस की आर्थिक प्रणाली की विफलताओं ने सोवियत संघ के विघटन को निश्चित सा कर दिया। तीसरा कारण था अर्थतंत्र का सैन्यीकरण, यानी मिलिटराइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इस क्षेत्र में अमेरिका को चुनौती देने और उसके प्रभाव को कम करने और अपने प्रभाव का विस्तार करने के उद्देश्य से सोवियत संघ ने अपने बजट का अधिकतर भाग शस्त्रों के निर्माण और उनके संग्रह करने पर खर्च करना शुरू कर दिया था। इस तरह सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण हो गया और वो लोगों की बुनियादी ज़रूरतों की वस्तुओं के उत्पादन पर ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण बुनियादी ज़रूरत की वस्तुओं की भारी कमी पड़ गई। लोगों को झूठे आश्वासन और आंकड़ों से बहलाया जाने लगा। इस तरह सोवियत संघ में झूठ, भ्रष्टाचार एवं कुशासन का वातावरण तैयार हो गया। चूँकि सोवियत संघ में सभी प्रकार के व्यवसायों, कृषि क्षेत्रों पर राज्य का नियंत्रण था, इसलिए नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि होना स्वाभाविक था और जब नौकरशाही शक्तिशाली होती है तो स्वभावतः भ्रष्ट भी हो जाती है। सोवियत संघ में भी नौकरशाही का यही हाल हुआ। रूस में नौकरशाही द्वारा बड़े पैमाने पर अधिकारों का दुरुपयोग किया जाने लगा। ऐसे बहुत ही कम प्रशासनिक अधिकारी थे जो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हों। गोर्बाचेव ने जब पुनर्निर्माण का अभियान चलाया तो प्रशासनिक तंत्र के अधिकांश लोगों ने उसका विरोध किया। गोर्बाचेव यही चाहते थे कि प्रशासन की असभ्यता का अंत हो और कारखानों, संस्थानों और कार्यालयों में अधिकारी एवं कर्मचारी कम हो पर बेहतर व योग्य हों तथा नौकरशाही की केंद्रीय भूमिका की सभी कोशिशों को दृढ़ता से विफल करना चाहिए। किंतु नौकरशाही में सुधार लाने के अपने प्रयास में वे पूरी तरह से विफल रहे। इसके अलावा सोवियत संघ एक बहुजातीय एवं बहुराष्ट्रीय राज्य था। इसमें तकरीबन 60 राष्ट्रीयताओं के लोग रहते थे और हैं भी, किंतु सोवियत संघ की सत्ता देश की इस राजनीतिक बहुलवादिता को समझ नहीं पाई। संघ की विभिन्न राष्ट्रीयताओं व जातियों के लोग अधिनायकवादी शासन एवं अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति से तंग आ चुके थे और अपनी इच्छानुसार शासन व्यवस्था को निर्धारित करना चाहते थे। इस तरह अत्यधिक केंद्रीकरण एवं गणराज्यों के राष्ट्रीय आकांक्षाओं के कारण भी सोवियत संघ टूट गया और कई टुकड़ों में विभक्त हो गया। 1985 में गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और 1988 में सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने।
उन्होंने सोवियत संघ को तत्कालीन संकटों से उबारने के लिए ग्लासनोस्ट यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्निर्माण की नीति अपनाई। उन्होंने खुलेपन को अर्थात जनतंत्र को समाजवादी शासन प्रणाली की अनिवार्य शर्त बतलाया तथा आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पुनर्निर्माण पर बल दिया। अपनी खुलेपन नीति के अंतर्गत उन्होंने नागरिकों को सार्वजनिक विषयों पर सूचना दिए जाने का, राजकीय कार्य पर अपना एकाधिकार त्यागने, पुस्तकों एवं समाचार पत्रों को 70 वर्ष से चले आ रहे सेंसर से मुक्त करने, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाने आदि बातों पर बल दिया। इनमें से कुछ में उनको सफलता मिली तो कुछ में वो पूरी तरह से विफल रहे। ग्लासनोस्ट यानी खुलेपन की नीति का उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी प्रयोग किया और अपने शत्रु अमेरिका से भी संबंध सुधारने के प्रयत्न किए। पुनर्निर्माण की नीति के अंतर्गत गोर्बाचेव ने राजनीतिक, आर्थिक, विधिक और प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया तथा अर्थव्यवस्था के निजीकरण की बात भी उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कही। इस संदर्भ में कानूनी एवं प्रशासनिक क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम भी उठाए। किंतु गोर्बाचेव की सुधारवादी नीतियों का पूरे देश में कट्टरपंथी साम्यवादियों द्वारा घोर विरोध किया गया। 19 अगस्त 1991 को उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और उनके कट्टरपंथी विरोधी यानानेव ने राष्ट्रपति का पद हथिया लिया। यद्यपि गोर्बाचेव के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वह बोरिस येल्सिन के प्रयासों से विफल तो हो गया, किंतु वे सोवियत संघ के बिखराव को नहीं रोक पाए। इन सब कारणों और तथ्यों ने सोवियत संघ के विघटन के लिए पर्याप्त पृष्ठभूमि का निर्माण किया। सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। सन 1988 में लिथुआनिया में आज़ादी के लिए आंदोलन शुरू हुए जो एस्टोनिया और लताविया में भी फैल गए। सबसे पहले मार्च 1990 में लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य बना। उसके बाद 22 अगस्त 1991 में एस्टोनिया के बाल्टिक गणराज्य ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 7 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के तीनों बाल्टिक गणराज्य लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया के स्वतंत्र अस्तित्व को मान्यता प्रदान कर दी गई। नवंबर 1991 तक सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से 13 गणराज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम कर चुके थे। इस प्रकार सोवियत संघ का अस्तित्व विश्व मानचित्र से विलुप्त हो गया। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने 1922 की सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि को समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल हुए। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। 25 दिसंबर 1991 को गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत हो गया। 31 दिसंबर 1991 की मध्य रात्रि को सोवियत संघ का ध्वज उतार लिया गया और इसके स्थान पर रूस, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य बना, का ध्वज लहरा दिया गया। सोवियत संघ के विघटन तथा साम्यवादी खेमे के पतन ने विश्व राजनीति को व्यापक रूप से प्रभावित किया। साम्यवादी खेमे के विघटन ने शीत युद्ध को समाप्त कर दिया और तनाव रहित नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। इसने विश्व में, विशेषकर यूरोप में, लगभग आधी शताब्दी बाद शांति की स्थापना की।
इसके अलावा पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं का पतन और उसके स्थान पर लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं के अभ्युदय ने यूरोप में नए राजनीतिक परिवेश को जन्म दिया। रूस की कमज़ोर स्थिति सामने आती है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य तो बना, लेकिन रूस में सोवियत संघ जैसी शक्ति और क्षमता नहीं होने के कारण उसकी विश्व राजनीति को प्रभावित करने में उसकी प्रभावशाली भूमिका नहीं रही। इसके अलावा वह स्वयं ही आर्थिक दुरावस्था का शिकार होने के कारण पाश्चात्य देशों की सहायता पर निर्भर हो गया। इसके अलावा साम्यवादी गुट के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचारधारा को अप्रासंगिक बना दिया। आज राष्ट्रों को विचारधारा के आधार पर बांटा नहीं जाता। वर्तमान में रशिया अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परंपरागत महाशक्ति वाला स्वरूप पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। शंघाई सहयोग संगठन तथा चीन के साथ अपने संबंधों के क्षेत्र में भी रूस और अधिक सक्रियता से कार्य कर रहा है। इसी प्रकार यूक्रेन संकट में भी उन्होंने शक्तिशाली भूमिका निभाई और स्पष्ट संकेत दिया कि रूस पूर्वी यूरोप में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के बढ़ रहे प्रभाव को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रूस अपनी भूमिका को अधिक सक्रिय और शक्तिशाली बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, परंतु चीन की तुलना में विश्व राजनीति में रूस की आर्थिक शक्ति अभी भी काफ़ी कमज़ोर बनी हुई है। तो ये था साम्यवादी गुट के विघटन और उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव। मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।